हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिशा क्लासेस। और मुझे उम्मीद है कि मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी और आपको किसी न किसी एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने में ज़रूर हेल्पफुल होंगी। जैसे कि आप सभी को पता है, दिशा क्लासेस एक ऐसा यूट्यूब प्लेटफॉर्म है जहां हम कॉमर्स के सभी सब्जेक्ट्स को कवर कर रहे हैं जो नेट कॉमर्स एग्ज़ाम और एचटेट पीजीटी कॉमर्स एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इन दोनों ही एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए कॉमर्स के 3 सब्जेक्ट्स को हमने दिशा क्लासेस पर स्टार्ट कर रखा है। पहला है 11th क्लास का अकाउंट्स, दूसरा है मार्केटिंग जो हम फिलिप कोटलर की बुक से कवर कर रहे हैं, और तीसरा जो रिसेंटली हमने स्टार्ट करा है वो है HRM जिसे हम अश्वथ थापा की बुक से कवर कर रहे हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप हमारी HRM की प्लेलिस्ट भी विजिट कर सकते हैं, उसका लिंक मैं वीडियो के एंड में भी प्रोवाइड करवा दूँगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हमने स्टार्ट कर रखा है चैप्टर 16 डेवलपिंग प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज एंड प्रोग्राम्स। मार्केटिंग मिक्स में हमारे 4 P's होते हैं: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। तो प्रोडक्ट से रिलेटेड फिलिप कोटलर की बुक में 3 चैप्टर्स थे जो हमने कवर कर लिए। प्राइस से रिलेटेड फिलिप कोटलर की बुक में एक ही चैप्टर है, चैप्टर 16, जो हम बहुत जल्दी कवर कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद प्लेस और प्रमोशन हमारा रह जाएगा। क्लियर? तो जो ये हमारा चैप्टर 16 है, इसके भी 15 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 16th पार्ट को। तो पहले हम देख लेते हैं कि भी जो लास्ट पार्ट था उसमें हम क्या डिस्कस कर रहे थे। हम देख रहे थे कि भी जब कंपनीज अपने प्रोडक्ट का प्राइस सेट करती हैं तो उन्हें प्राइस सेट करने के लिए एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है, जिसके टोटल हमारे पास 6 स्टेप्स थे। 6 स्टेप्स में से 4 स्टेप्स को हम कवर कर चुके थे। 5th स्टेप हमने स्टार्ट कर रखा है, सेलेक्टिंग अ प्राइसिंग मेथड। 5th हमारा स्टेप है सेलेक्टिंग अ प्राइसिंग मेथड, कि भी कंपनीज को प्राइस सेट करने के लिए एक प्राइसिंग मेथड को सेलेक्ट करना है, क्योंकि कंपनीज के पास बहुत सारे प्राइसिंग मेथड्स हैं जिनकी हेल्प से वो अपना प्राइस सेट कर सकती है। अलग अलग प्राइस मेथड्स में अलग अलग तरीके से प्राइस को सेट किया जाता है। अगर हम बात करें तो टोटल हमारे पास 7 प्राइसिंग मेथड्स हैं। पहला है मार्कअप प्राइसिंग मेथड। मार्कअप प्राइसिंग मेथड को हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड है टारगेट रिटर्न प्राइसिंग मेथड, इसको हमने लास्ट वीडियो में कवर किया है। और आज की वीडियो में हम कवर करेंगे परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग मेथड। ये हमारा 3rd प्राइसिंग मेथड है जिसको आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग मेथड क्या है। परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग मेथड, इसमें क्या होता है, कंपनीज कैसे अपने प्राइस को सेट करती हैं। एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कंपनीज नाउ बेस देयर प्राइस ऑन द कस्टमर्स परसीव्ड वैल्यू। आजकल बहुत सारी कंपनीज अपने प्राइस को किसके ऊपर बेस कर रही हैं? कस्टमर्स परसीव्ड वैल्यू, कि भी कस्टमर के माइंड में उनके प्रोडक्ट की क्या वैल्यू बनी हुई है। कस्टमर परसीव्ड वैल्यू, कस्टमर उनके प्रोडक्ट की क्या वैल्यू परसीव करके बैठा है या इमेजिन करके बैठा है, उसके बेसिस पे वो अपने प्रोडक्ट का प्राइस सेट करती हैं। परसीव्ड वैल्यू इज मेड अप ऑफ होस्ट ऑफ इनपुट्स। ये कह रहा है जो ये परसीव्ड वैल्यू कस्टमर के माइंड में बनती है किसी भी प्रोडक्ट को लेके, तो वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। जैसे कि भी जो कस्टमर है उसके माइंड में आपके प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस की क्या इमेज है, कि भी कैसा आपका प्रोडक्ट परफॉर्म करेगा, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, आपकी जो सर्विस क्वालिटी है या हम कह सकते हैं कस्टमर सर्विसेज हैं वो कैसी है, या आपकी सपोर्ट सर्विसेज कैसी है, या वारंटी क्वालिटी आपकी कैसी है, या आपके सप्लायर की रेपुटेशन कैसी है, ट्रस्टवर्दीनेस कैसी है। तो ये बहुत सारे इनपुट्स हैं या हम कह सकते हैं फैक्टर्स हैं जिनके बेस पे जो आपकी परसीव्ड वैल्यू है कस्टमर के माइंड में बनी हुई है वो डिपेंड करती है। अगर आपकी ये सारी चीज़ें अच्छी हैं, मान लो आपकी प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस जो कस्टमर इमेजिन करके बैठा है, या उसकी क्वालिटी, या उसकी कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज, या हम कह सकते हैं उसकी वारंटी क्वालिटी, या हम कह सकते हैं आपके सप्लायर्स की इमेज या चैनल डिलीवरेबल्स, ये बहुत सारे इनपुट्स हैं। अगर ये सारी ही चीज़ें अच्छी है तो जो कस्टमर के माइंड में आपकी वैल्यू बनी हुई है, परसीव्ड वैल्यू है आपके प्रोडक्ट की, वो कैसी होगी? हाई। और इसीलिए आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस कैसा सेट कर सकते हैं? हाई। अगर कस्टमर के माइंड में जो आपके प्रोडक्ट की वैल्यू बनी हुई है या इमेज बनी हुई है वो अच्छी नहीं है, परसीव्ड वैल्यू या हम कह सकते हैं परसीव्ड इमेज वो अच्छी नहीं है, तो आप उसका प्राइस हाई सेट नहीं कर सकते। उस प्रोडक्ट के लिए आपको प्राइस लो ही सेट करना पड़ेगा। कंपनीज मस्ट डिलीवर द वैल्यू प्रोमिस्ड बाय देयर वैल्यू प्रोपोजिशन एंड द कस्टमर मस्ट परसीव दिस वैल्यू। ये कह रहा है कंपनीज को जो उन्होंने वैल्यू प्रोमिस्ड की है कस्टमर को, वो वैल्यू प्रोपोजिशन के थ्रू उन्हें प्रोवाइड करवानी चाहिए और कस्टमर को वो वैल्यू परसीव भी होनी
चाहिए। तो कहने का मतलब है कि भी कंपनीज ने जो वैल्यू अपनी प्रॉमिस करी है अपनी वैल्यू प्रोपोजिशन के थ्रू, वैल्यू प्रोपोजिशन का मतलब है कि मान लो ये 100 रुपये की चीज़ है, इसमें आप कस्टमर को बता रहे हैं कि भाई 10 रुपये हमारी क्वालिटी के लिए हैं, 10 रुपये रिलायबिलिटी के लिए हैं, 10 ड्यूरेबिलिटी के लिए हैं, 10 हमारी स्पोर्ट सर्विसेज के लिए हैं एक्स्ट्रा। तो ये जो वैल्यू प्रोपोजिशन आप कस्टमर के लिए बना रखी है और इस वैल्यू प्रोपोजिशन के थ्रू जो आप उन्हें वैल्यू प्रॉमिस कर रहे हैं वो आपको डिलीवर करनी है और कस्टमर को वैसे ही वो परसीव होनी चाहिए। जैसे आप उस वैल्यू प्रोपोजिशन के थ्रू अपनी वैल्यू जो प्रॉमिस कर रहे हैं वो कस्टमर को डिलीवर होने के साथ साथ मतलब आप डिलीवर भी करें और कस्टमर उसको वैसे ही परसीव करें। फर्म्स यूज अब इसी चीज को करने के लिए, क्योंकि कंपनी जो अपनी वैल्यू प्रोपोजिशन बनाती है, जो उन्होंने वैल्यू प्रोमिस्ड की है उसे डिलीवर करती है और ताकि कस्टमर भी उसे वैसा ही परसीव करे जैसा हम डिलीवर कर रहे हैं हमारी वैल्यू को, इसके लिए कंपनीज बहुत सारे मार्केटिंग प्रोग्राम एलिमेंट्स का यूज कर रही है। जैसे हम बात करें एडवर्टाइजिंग का, सेल्स फोर्स का, इंटरनेट का, ताकि कस्टमर को जो उनकी वैल्यू प्रॉमिस वो कर रहे हैं वो कम्युनिकेट हो और वो वैल्यू परसीव्ड वैल्यू कस्टमर के माइंड में इन्हांस हो, इंक्रीज हो। क्लियर? तो सिंपल सी बात है, सिंपल सा लॉजिक है कि भी आज के टाइम पे बहुत सारी कंपनीज ना तो कॉस्ट के बेसिस पे प्राइस को सेट करती, ना कॉम्पिटिटर्स के प्राइस को देख के अपना प्राइस सेट करती। वो क्या कर रही हैं, वो अपने कस्टमर की परसीव्ड वैल्यू को देख रही हैं कि भी कस्टमर उनके प्रोडक्ट की क्या वैल्यू अपने माइंड में बना के बैठा है या क्या कस्टमर की उनके प्रोडक्ट को लेके इमेज है, उसके बेसिस पे वो अपना प्राइस सेट करती हैं। और जो कस्टमर अपनी एक वैल्यू बनाता है एक प्रोडक्ट की अपने माइंड में, वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है कि भाई आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी वो कैसी माइंड में बना के बैठा है या कैसी उसके माइंड में आपकी परफॉर्मेंस को लेके बनी हुई है इमेज कि भी आपके प्रोडक्ट की कैसी परफॉर्मेंस होगी। इसीलिए कंपनीज को क्या करना चाहिए, वैल्यू प्रोपोजिशन के थ्रू जो भी वो वैल्यू प्रॉमिस कर रहे हैं वो डिलीवर करनी चाहिए और कस्टमर उसको वैसे ही परसीव करे। इसीलिए कंपनीज इन चीज़ों को करने के लिए कि भी कस्टमर के माइंड में जो हमारी परसीव्ड वैल्यू है वो इंक्रीज हो और कम्युनिकेट हो, उस तक वो वैल्यू पहुंचे, उसे पता भी चले, इसलिए वो बहुत सारे मार्केटिंग एलिमेंट्स का यूज़ करिए, जैसे एडवर्टाइजिंग का, सेल्स फोर्स का, इंटरनेट का। एक एग्जाम्पल लेते हैं फिर आपको अच्छे से समझ आएगा। कैटरपिलर यूजेज परसीव्ड वैल्यू टू सेट प्राइस ऑन इट्स कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। ये कह रहा है कि भी एक कैटरपिलर कोई भी कंपनी है जो अपने प्राइजेस जो कंस्ट्रक्शन के इक्विपमेंट्स बनाती है वो अपने प्राइजेस को सेट करने के लिए परसीव्ड वैल्यू का यूज़ करती है। मींस कस्टमर के माइंड में उसके प्रोडक्ट की कैसी वैल्यू बनी हुई है या क्या वैल्यू कस्टमर उसके प्रोडक्ट की लगाता है, उसके परसीव्ड वैल्यू के बेसिस पे वो अपने प्राइजेस को सेट करता है अपने कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स के लिए। इट माइट प्राइस इट ट्रैक्टर एट $1 लाख। ये कह रहा है उसने जो कंस्ट्रक्शन में हमारा यूज होता है ट्रैक्टर, उसकी उसने वैल्यू कितनी लगाई, $1 लाख। दो सिमिलर कॉम्पिटिटर ट्रैक्टर माइट बी प्राइस्ड एट $90,000। अब ये कह रहा है जो कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट है ट्रैक्टर है, कॉम्पिटिटर उसी को $90,000 पे बेच रहा है। जब वो $90,000 पे बेच रहा है तो $1 लाख में क्यों कस्टमर आपके प्रोडक्ट को लेगा? तो यहाँ बात आ रही है व्हेन अ प्रोस्पेक्टिव कस्टमर आस्क अ कैटरपिलर डीलर व्हाई ही शुड पे 10,000 मोर, तो उसे बताएगा जो डीलर का आंसर होगा, क्योंकि अब आप अपनी वैल्यू प्रपोजिशन करोगे कि भी ये वैल्यू हम ऐसे ऐसे आपको डिलीवर करेंगे। तो अब डीलर उसको जवाब देगा कैटरपिलर का कि भी 10,000 आप एक्स्ट्रा क्यों पे करेंगे। उसने कहा कि भी 90,000 तो जो कॉम्पिटिटर के ट्रैक्टर का प्राइस है वो हमारा भी है, $90,000 तो कॉम्पिटिटर का है तो इक्वल हमारा भी है, लेकिन 7,000 एक्स्ट्रा है क्योंकि हमारी सुपीरियर ड्यूरेबिलिटी है कैटरपिलर की। 6,000 इसलिए है क्योंकि हमारी सुपीरियर रिलायबिलिटी है। 5,000 इसलिए हम आपसे चार्ज कर रहे हैं क्योंकि हमारी सुपीरियर सर्विसेज हैं। 2,000 हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लॉन्गर वारंटी ऑन पार्ट्स हैं, जो ट्रैक्टर के पार्ट्स हैं उन पे हम लॉन्गर वारंटी दे रहे हैं कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में। 10,000 जो सुपीरियर वैल्यू के उन्होंने इसमें ऐड कर दिए, तो 10,000 ये फिर हमने ऐड कर दिए सारे। ये ऐड होने के बाद जो हमारा अमाउंट बन के आया वो आया $1,10,000। $1,10,000 में से हम आपसे कितने मांग रहे हैं, 1 लाख, तो 10,000 का हम आपको दे रहे हैं डिस्काउंट, तो हमारा फाइनल प्राइस आया $1 लाख।
तो ऐसे जब डीलर समझाएगा अपने कस्टमर को कि भी हमारा ये वैल्यू प्रोपोजिशन है, ये वैल्यू हम आपको डिलीवर कर रहे हैं और ये वैल्यू हम अपने कॉम्पिटिटर से एक्स्ट्रा डिलीवर कर रहे हैं, क्योंकि वो उसे बता रहा है ये ड्यूरेबिलिटी की, ये रिलायबिलिटी की, ये सर्विस के लिए, तो वो जो कस्टमर है वो पे करने के लिए रेडी हो जाएगा 10,000 एक्स्ट्रा। The Caterpillar dealer is able to show that although the customer is asked to pay 10,000 premium, he is actually getting 20,000 extra value। ये कह रहा है जब उसका कैटरपिलर का डीलर उसे समझाएगा कि भी कस्टमर को कि भी आपको एक्चुअल में 10,000 प्रीमियम पे करना है, क्योंकि आप हमसे जो पे कर रहे हैं $90,000 का तो हमारे कॉम्पिटिटर का है, लेकिन हम आपको दे रहे हैं $1,00,000 में, तो जो आपको 10,000 प्रीमियम हमें पे करना है उसके बदले हम आपको 20,000 एक्स्ट्रा वैल्यू दे रहे हैं, क्योंकि टोटल तो कितना बना था 1,10,000 का, उसमें से 10,000 का हम आपको डिस्काउंट भी दे रहे हैं, तो हम कितने चार्ज कर रहे हैं 1,00,000, तो आपको 10,000 प्रीमियम के बदले 20,000 एक्स्ट्रा की वैल्यू हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। द कस्टमर चूज द कैटरपिलर ट्रैक्टर बिकॉज ही इज कन्विंस्ड इट्स लाइफ टाइम ऑपरेटिंग कॉस्ट विल बी लोअर, और इसी वजह से जो कस्टमर है अब कैटरपिलर के उसको परचेज कर लेता है, क्योंकि अब वो कन्विंस्ड हो गया कि भी उसकी लाइफ टाइम जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो कैसी होगी, कम। Ensuring that customers appreciate the total value of the product or service offering is crucial। और ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप कस्टमर को पूरा जो भी आपकी प्रोडक्ट या सर्विस ऑफरिंग है समझा रहे हो तो उसकी टोटल कॉस्ट को वो अप्रिशिएट करे, उसे समझ आना चाहिए। जब डीलर इतने अच्छे से उसको बताएगा तो ऑब्वियसली उसे समझ आएगा, वो उस चीज़ को अप्रिशिएट भी करेगा। क्लियर? उसके बाद ये कह रहा है इवन व्हेन अ कंपनी क्लेम्स इट ऑफरिंग डिलीवर्स मोर टोटल वैल्यू। अभी हमने एक बात करी कि भी आपको वो चीज़ जो आप वैल्यू दे रहे हैं उसको आपको एक्सप्लेन भी करना है, कस्टमर को कम्युनिकेट भी करना है और उसकी वैल्यू उसको समझानी भी है। तो जब कस्टमर समझ जाएगा तो वो परचेज करने के लिए रेडी हो जाएगा। लेकिन उसके बाद भी कुछ कंपनीज क्लेम करते हैं कि भी उनकी जो ऑफरिंग्स हैं, जो उनका प्रोडक्ट है वो मोर टोटल वैल्यू उनको दे रहा है। नॉट ऑल कस्टमर्स विल रिस्पॉन्स पॉजिटिवली। यही बात है कि भी अब आपने जो कैटरपिलर का डीलर था उसने अच्छे से कस्टमर को समझा दिया, तो क्या ज़रूरी है सारे जितने भी हमारे कस्टमर्स हैं वो सब हमसे कन्विंस हो जाएंगे? वो सब हमारे जो हमने उन्हें वैल्यू दी है, हम उन्हें टोटल वैल्यू जो ऑफर कर रहे हैं वो एक्स्ट्रा कर रहे हैं हमारे कॉम्पिटिटर से, लेकिन क्या वो पॉजिटिवली रिस्पॉन्स करेंगे? क्या सिर्फ कैटरपिलर को ही खरीदेंगे? नहीं। इसके बावजूद हम उन्हें समझा भी दें कि भी हम आपको जो टोटल वैल्यू दे रहे हैं वो अपने कॉम्पिटिटर से ज़्यादा दे रहे हैं, आपसे हम 10,000 प्रीमियम ले रहे हैं लेकिन उसके बदले में 20,000 का वैल्यू मोर प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो भी कस्टमर्स पॉजिटिवली रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ कस्टमर्स सिर्फ किसको ध्यान देते हैं? प्राइस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन देयर इज ऑल्सो टिपिकली अ सेगमेंट दैट केयर्स अबाउट द क्वालिटी। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि भी कोई भी ध्यान नहीं देगा, क्योंकि हमारे पास एक ऐसा सेगमेंट भी है जो किस पे ध्यान देता है? अबाउट क्वालिटी। कुछ सेगमेंट है जो प्राइस को कंसीडर करता है, लेकिन कुछ सेगमेंट ऐसा भी है जो क्वालिटी को इंपॉर्टेंस देता है। अम्ब्रेलाज, जैसे एक और इन्होंने एग्जांपल दे रखा है, जैसे अम्ब्रेलाज थे जो 3 महीने हमारे इंडिया में जो सिटीज़ हैं जैसे मुंबई वगैरह, उनमें 3 महीने नॉन स्टॉपेबल मॉनसून की रेन होती है, तो उस टाइम बहुत ज़्यादा सेल होती है अम्ब्रेलाज की। तो उस टाइम पे क्या हुआ, जो स्टैग अम्ब्रेलाज थे उन्होंने देखा कि भी प्राइस वॉर चल रहा है मार्केट में, बहुत सारी चाइनीज़ कॉम्पिटिटर्स हैं, चाइनीज़ है तो उनका प्रोडक्ट इतना अच्छा नहीं है, लेकिन उसकी वजह से प्राइस वॉर है। प्राइस वॉर क्योंकि ये जो स्टैग अम्ब्रेलाज थे ये अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट बना रहे थे, लेकिन चाइनीज़ जो कॉम्पिटिटर्स थे मार्केट में उन्होंने प्राइस कम किया तो इनका बिक ही नहीं रहा था। आफ्टर रियलाइजिंग दे वर सेक्रीफाइसिंग क्वालिटी टू मच, और उस प्राइस वॉर को डील करने के लिए उन्होंने क्या किया, स्टैग अम्ब्रेला ने भी अपना प्राइस क्या कर दिया? डाउन। अब प्राइस डाउन करेंगे तो उन्होंने क्या किया? क्वालिटी भी डाउन कर दी। फिर उन्होंने रियलाइज किया कि भी वो अपनी क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस कर रहे हैं। स्टैग के मैनेजर ने डिसाइड किया कि वो अपनी क्वालिटी को बढ़ाएंगे, नए कलर्स लेके आएंगे, नए डिज़ाइंस लेके आएंगे, नए फीचर्स लेके आएंगे। जैसे उन्होंने उसमें हाई पावर फ्लैश लाइट्स दी, प्री रिकॉर्डेड म्यूजिक दिया, बहुत सारे, डिस्पाइट हायर प्राइजेस। अब जब वो इतने फीचर्स दे रहे हैं, इतनी अच्छी क्वालिटी कर रहे हैं, तो उसके साथ जब उन्होंने क्वालिटी दोबारा से डिसाइड करके इंक्रीज करी तो प्राइजेस भी क्या होंगे? हाई। इस प्राइस इंक्रीज होने के बाद भी जो सेल्स थी स्टैग अम्ब्रेला की वो एक्चुअली इंक्रीज हुई। तो इससे साफ साफ पता चलता है कि भी ज़रूरी नहीं है सारे ही कस्टमर्स
प्राइस को इंपॉर्टेंस दे और वो जो आपने क्वालिटी दी है उस पर ध्यान ना दें, तो कुछ कस्टमर्स ऐसे भी हैं कि वो क्वालिटी के लिए बहुत केयर करते हैं और वो क्वालिटी को इंपॉर्टेंस देते हैं। क्लियर? अब ये कह रहा है the key to perceived value pricing is to deliver more unique value than competitors and to demonstrate this to prospective buyers। अब ये कह रहा है अगर आप perceived value pricing को फॉलो करते हैं तो उसके लिए सबसे ज़रूरी की क्या है, उसके लिए ज़रूरी है कि भी आप more unique value, अपने competitors से ज़्यादा value आप कस्टमर को डिलीवर करें और उनको डेमोन्स्ट्रेट दिखाएं भी कि भी हम अपने competitors से ज़्यादा वैल्यू आपको डिलीवर कर रहे हैं, आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो सबसे ज़रूरी है उन कंपनीज के लिए जो कस्टमर परसीव्ड वैल्यू के बेसिस पे अपना प्राइस सेट करती हैं कि वो कस्टमर को ये यकीन दिलवाए कि वो उनके कॉम्पिटिटर से ज़्यादा यूनिक वैल्यू उनको डिलीवर कर रहे हैं और समझाए भी। Thus a company needs to fully understand the customer's decision making process। इसलिए क्योंकि अब उन्हें कस्टमर को ये समझाना है कि भी हम अपने कॉम्पिटिटर से ज़्यादा वैल्यू आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, वो दिखाना भी है। तो इसलिए पता होना चाहिए कंपनी को भी कस्टमर जब डिसीजन लेता है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में कैसे वो डिसीजन लेता है, क्योंकि तभी तो आप उस बेसिस पे तो समझा पाओगे। मान लो आप, इसमें एक एग्जांपल है वो मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ। गुडईयर के टायर थे, उन्होंने उसके लिए एक प्रीमियम प्राइस सेट कर दिया क्योंकि वो उसमें जो उन्होंने इनोवेटिव नए फीचर्स लेके आया ताकि उसकी थ्रेड लाइफ बच जाए, तो उसकी वजह से नए फीचर्स की वजह से उन्होंने प्राइस को हाई कर दिया। लेकिन कस्टमर के पास अब कोई रेफरेंस प्राइस था नहीं कि वो कंपेयर करें कि भी इसमें क्या नई टेक्नोलॉजी आई है। उन्होंने क्या किया, वो दोबारा से लोवेस्ट प्राइस ऑफरिंग्स की तरफ ग्रेविएट हो गए, मीन्स वो जो लो प्राइस वाले टायर्स थे उनकी तरफ डाइवर्ट हो गए। गुडईयर सॉल्यूशन ने फिर क्या किया, वॉज टू प्राइस इट मॉडल्स ऑन एक्सपेक्टेड माइल्स ऑफ वियर। तो उन्होंने कहा कि भी हम अपने मॉडल्स के प्राइसेस किस पे करेंगे, एक्सपेक्टेड माइल्स ऑफ वियर, मतलब जितना चलेगा उसके बेसिस पे, एक्सपेक्टेड माइल्स ऑफ वियर कि भी इतने दिन तो हमारे, इतने माइल्स तो हमारे टायर चलेंगे, रेदर देन देयर टेक्निकल प्रोडक्ट फीचर। क्योंकि पहले वो किस बेसिस पे डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे, क्योंकि अभी हमने बात करा कि भी एक तो जो वैल्यू आप यूनिक वैल्यू अपने कस्टमर को प्रोवाइड करवा रहे हैं उसको डिलीवर करना है और उसको दिखाना भी है, डेमोन्स्ट्रेट भी करना है। तो यहाँ हम गलती क्या कर रहे थे, हम कस्टमर को कह रहे थे कि भी हमारे इनोवेटिव फीचर्स हैं, हमारे इनोवेटिव फीचर्स हैं इसलिए हमारा प्राइस हाई है, लेकिन कस्टमर के पास कोई रेफरेंस प्राइस था ही नहीं कंपेयर करने के लिए जिससे वो हमारी क्वालिटी को कंपेयर करता। इसलिए उन्होंने बाद में क्या सोचा कि हम हमारे जो प्राइजेस का मॉडल रखेंगे वो एक्सपेक्टेड माइल्स ऑफ वियर पे रखेंगे, ना कि टेक्निकल प्रोडक्ट फीचर्स पे, क्योंकि टेक्निकल प्रोडक्ट फीचर्स के बारे में तो कस्टमर को पता ही नहीं है कि भी आपका और दूसरे कॉम्पिटिटर्स के टेक्निकल प्रोडक्ट फीचर्स में क्या कंपैरिजन है। तो इसलिए जब उन्हें पता चला मेकिंग प्रोडक्ट कंपैरिजंस इजी, लेकिन अब जब आपने कहा कि भी एक्सपेक्टेड माइल्स ऑफ वियर देख लेते हैं कि भी कितने माइल पे हमारा टायर खराब होता है और कितने माइल पे कॉम्पिटिटर का खराब होता है, वो कस्टमर इजीली समझ गया, उसे इजी हो गया समझना। तो इसीलिए हमने कहा है कि भी आपको डिलीवर तो करनी है मोर वैल्यू अपने कॉम्पिटिटर से, लेकिन उसको दिखाना भी है, डेमोन्स्ट्रेट भी करना है ताकि कस्टमर भी उसको समझे, उसको वैसे ही वैल्यू को परसीव करे। क्योंकि कस्टमर का जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसको जब आप समझ जाएंगे कि भी किस बेसिस पे कस्टमर डिसीजन ले रहा है, क्योंकि यहाँ वो टेक्निकल प्रोडक्ट फीचर्स के बेसिस पे डिसीजन नहीं ले रहा था, वो देख रहा था चलते तो दोनों से हैं, लेकिन जब आपने कहा कि भी एक्सपेक्टेड माइल्स ऑफ वियर देख लेते हैं, इसके बेसिस पे हम अपने प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड कर रहे हैं कि भी अगर आप सोचते हैं कि भी 10 माइल चले हमारा और 10 माइल के बाद वो टायर खराब हो जाए तो आप सिर्फ 100 रुपये वाला टायर ले लो, लेकिन अगर आप चाहते हैं 1000 माइल्स आपका टायर चले तो आपको 1000 रुपीज़ वाला ही टायर लेना पड़ेगा। तो उन्होंने जो अपने मॉडल्स को प्राइस किया वो किया एक्सपेक्टेड माइल्स ऑफ वियर पे, क्योंकि इस बेसिस पे कस्टमर ने कंपैरिजन करना इजी हो गया कस्टमर के लिए, क्योंकि अदर कंपनीज या कॉम्पिटिटर्स के जो टायर्स थे वो जल्दी खराब हो रहे थे, क्योंकि टेक्निकल प्रोडक्ट फीचर्स का तो कस्टमर को पता ही नहीं है, वो समझ ही नहीं पा रहा था कि किस बेसिस पे आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस हाई कर रहे हैं। आप उसमें बेशक नए फीचर्स लेके आ रहे थे जिसके बेसिस पे आप हाई प्राइस उनसे कमांड कर रहे थे, लेकिन उसको समझ ही नहीं आ रहा था। तो इसलिए ज़रूरी है हमें ये समझना कि जो कस्टमर है उसका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में वो किन फैक्टर्स को वैल्यू देता है और किन फैक्टर्स को वैल्यू नहीं देता। जिन फैक्टर के बेसिस पे वो कंपैरिजन करता है और जिन फैक्टर्स के बेसिस पे वो प्रोडक्ट की वैल्यू लगाता है, उनको समझ के हमें प्राइस को उसी पे बेस करना पड़ेगा। द कंपनी कैन ट्राई टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ इट्स ऑफरिंग इन सेवरल वेज। ये कह रहा है कंपनी अब अपनी जो वैल्यू डिटरमाइन करेगी ऑफरिंग की कि भाई हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है।
क्योंकि आप प्रोडक्ट की वैल्यू डिटरमाइन करेंगे, उस वैल्यू के ऊपर ही आपका प्राइस बेस है कि भी कस्टमर के माइंड में आपके प्रोडक्ट की क्या वैल्यू है। तो अब आप अपने प्रोडक्ट की वैल्यू कैसे एस्टिमेट करेंगे, तो उसके बहुत सारे तरीके हैं। मैनेजरल जजमेंट विद इन द कंपनी, मैनेजर से आप जजमेंट करवा सकते हैं। वैल्यू ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट, आप सिमिलर प्रोडक्ट्स की वैल्यू देखें कि भी उनकी वैल्यू कितनी है, तो उससे एक्स्ट्रा फीचर्स हमारे प्रोडक्ट में क्या है जिसको एक्स्ट्रा वैल्यू कस्टमर देगा। फोकस ग्रुप हो सकता है, सर्वे हो सकता है, एक्सपेरिमेंटेशन हो सकता है, एनालिसिस ऑफ हिस्टोरिकल डाटा हो सकता है या कॉन्जॉइंट एनालिसिस हो सकता है। तो ये मेथड हैं जिसके थ्रू आप अपने प्रोडक्ट की वैल्यू को एस्टिमेट कर सकते हैं या डिटरमाइन कर सकते हैं कि ये वैल्यू हमारे प्रोडक्ट की है और उसके ऊपर बेस अपना प्राइस कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, वैल्यू, परसीव्ड वैल्यू, क्योंकि वैल्यू प्राइसिंग अलग है, ये हमारा फोर्थ मेथड होगा वैल्यू प्राइसिंग। अभी हमने बात करी है परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग की। परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग का मतलब है कि भी कस्टमर के माइंड में आपके प्रोडक्ट की क्या वैल्यू परसीव बना रखी है, उसके बेसिस पे कस्टमर की जो वैल्यू कस्टमर ने हमारे प्रोडक्ट की माइंड में बना रखी है इमेज, उसके बेसिस पे हम प्राइस सेट करते हैं। क्लियर? अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियोस को शेयर कर दिया करो। और अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं और आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, मेरा टीचिंग स्टाइल अच्छा लगता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि बहुत सारे व्यूवर्स हैं जो वीडियोज़ को तो देखते हैं लेकिन उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा। तो उन सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, क्योंकि सिर्फ आपको एक क्लिक करना है और इन रिटर्न मुझे मोटिवेशन मिलता है कि भी मेरा कंटेंट या मेरा टीचिंग स्टाइल बच्चों को पसंद आ रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिशा क्लासेस। और जितना हो सके उतना वीडियोस को शेयर करा करो अपने फ्रेंड्स तक, रिलेटिव्स तक, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियोस पहुँचे। थैंक यू।